ओके, तो बहुत अच्छा आपके राय हैं। बहुत भटकाता है, हाँ? भटकाने वाला है। थॉट पैटर्न मंकी की तरह है, जंपिंग, हाँ? काम करने के लिए कुछ भी करके करा ही लेता है। वेरी गुड, अच्छा रियलाइजेशन है आप लोगों का। सेट थॉट पैटर्न्स, माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल है, मन बहुत चंचल है और सही थॉट से बचता है। या माइंड थ्री टाइप, फ्लिकरिंग, अनकंट्रोलेबल, बंधन और मोक्ष का कारण। ओके, थैंक यू। डाइवर्जेंस, थैंक यू। सो वेरी नाइस थॉट्स यू हैव। आपके पास बहुत सुंदर जो है मन के प्रति जो राय है आपका, सबकी राय जो है एक जैसा ही है, मतलब सबकी राय सही है। मन के बारे में आप जो लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है वो बिल्कुल सही है। मन जो है इस अलग अलग डायरेक्शन में काम करता है। किसी ने बोला है कि मन सही विचारों से बचता है, ये गलत विचारों की तरफ ही जाता है। तो ये मन का नेचर क्या है? ये पानी की तरह है। पानी नीचे की तरफ जाता है, ऊपर ले जाना हो पानी तो क्या करना चाहिए? क्या करना पड़ेगा? चैट बॉक्स में लिखिए कोई, अगर पानी को ऊपर की तरफ बहाना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करता है, डाउनवर्ड। हाँ, बाड़ लगाना पड़ेगा, उसको बांधना पड़ेगा। जैसे जैसे आप बाड़ लगाओगे, कुछ बंधन डालोगे, वैसे वैसे पानी ऊपर उठता जाएगा। जितना आप बांध बनाते जाओगे पानी उतना ऊपर उठता जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो पानी की तरह है। इसी तरह से मन जो है नेचुरली क्या हो जाता है? गलत विचारों की ओर जाता है। जैसे बताया, अच्छे विचारों की तरफ नहीं जाता। मन को स्वतंत्र छोड़ दो तो नेचुरली वो गंदगी की तरफ जाता है, गलत संस्कारों। क्योंकि गलत संस्कार कई जन्मों जन्मों से कई तरह के खराब संस्कार हैं, तो माइंड इसलिए क्या नेचुरली नीचे डाउनवर्ड जाता है, यानी गलत चीजों में जाता है। अगर उसको सही जगह ले जाना है तो उसके लिए बांध बनाना पड़ेगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालने पड़ेंगे, तब वो रुकेगा, उस तरफ से दूसरी तरफ जाएगा। ये मन का नेचर है। ओके, लेट अस सी, आगे थोड़ा चर्चा करते हैं मन की और सारी गुगलियों के बारे में। तो भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता भी यही कहती है जो आप लोग कह रहे हो, चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। तो चंचल है। ये मन जो है बहुत ही चंचल है। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन को भी मन की समस्या बोल रहे हैं कि हे केशव, मैं इस चंचल मन जो है इतना शक्तिशाली है कि मैं इसको कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। वायोरिव सुदुष्कर, इसको एक बार मैं हवा को कंट्रोल कर लूंगा। हवा को कोई कंट्रोल कर सकता है? बहुत बड़ा तूफान आ रहा हो, आप मुट्ठी से पकड़ सकते हैं? कंट्रोल करता, रुको रुको रुको, हाथ लगा दिया, आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा। मेरे घर में हवा नहीं प्रवेश करेगी, मैं हाथ खड़ा करके बैठ खड़े हो गए। आप नहीं कंट्रोल कर सकते। एक बार हवा चलती है तो आप उसको किसी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल है। और एयर का प्रेशर तो इतना हैवी होता है कि जो बहुत हैवी मशीनें होती हैं, बहुत पावरफुल जो मशीनें होती हैं, ज्यादातर वो किस पे काम करती हैं? एयर कंप्रेसर पे काम करती हैं, एयर प्रेशर पे काम करती हैं, बहुत पावरफुल है। लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं? हवा को एक बार मैं कंट्रोल कर लूंगा अपने बाणों के द्वारा। मैं इतना योद्धा हूं, इतनी मेरे पास शक्ति है कि मैं एक बार ही हवा को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। हे केशव, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। मैं नहीं, इतना बलवान है, मैं इसको
नहीं कंट्रोल कर सकता। तो ये मन का स्थिति है, और यही मन पूरे संसार में सारी तबाही मचाया हुआ है। सारा उथल पुथल इस मन का ही चक्कर है। आगे हम देखेंगे कि कैसे इस मन के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं संसार में। चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं, आपके दिखाते हैं आपको। हाँ, मन क्यों इतना चंचल हो गया है। सोचो उस समय 5000 साल पहले मीडिया और जो मॉडर्न साइंस ये बहुत नेग्लिजिबल था। ये इतना ज्यादा चंचलता नहीं था, इतना ज्यादा जो है वायलेंस नहीं था इस तरह का, खासकर मतलब बचपन से ही इस प्रकार का टीवी वगैरह नहीं था, किसी प्रकार का एक्सपोजर नहीं था गंदी चीजों का। संस्कार बहुत अच्छे हुआ करते थे, बचपन से ही लोग संस्कार दिया करते थे, बच्चे गुरुकुल में पढ़ा करते थे। हाँ, गुरु माता गुरु पिता जो गुरु और गुरु माता पालन करते थे, बड़े अच्छे अच्छे संस्कार, शिक्षा दीक्षा सब कुछ फर्स्ट क्लास होता था। तब जा करके उस स्थिति में भी मन कितना चंचल है कि अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन कृष्ण के स्वयं मित्र हैं, परम योद्धा हैं, संस्कारी हैं, अच्छे परिवार से हैं, सब कुछ बैकग्राउंड इतना फर्स्ट क्लास है, उसके बाद भी वो बोल रहे हैं मेरा मन बहुत चंचल है। तो सोचो आज के समय में अगर कोई बोलता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं मन को कंट्रोल कर पाता हूं, आसान है? नहीं आसान है। इसलिए देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें मन को हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, हमारे मन को राक्षस की तरह किस प्रकार ट्रेन किया जा रहा है आधुनिक समाज में, आधुनिक मीडिया के द्वारा, आधुनिक सोशल ये जो टेक्नोलॉजिकल अनेकों प्रकार के गैजेट्स हैं, इनके द्वारा कैसे हमारे माइंड को एकदम डेविल बना दिया जा रहा है, एकदम राक्षस की तरह बना के ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सबसे पहला राक्षस, जो सबसे बड़ा असुर ज्यादातर घरों में पाया जाता है, वो क्या है? टेलीविजन। इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फोन, इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, इन द फॉर्म ऑफ अदर गैजेट, जहां पे आप इस प्रकार के जो है वायलेंस वाले वीडियोस देख सकते हैं, भद्दी वीडियोस देख सकते हैं, संस्कारों को खत्म करने वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा सोर्स है ये सोशल मीडिया, वो धारावाहिक के रूप में, यूट्यूब के रूप में, चाहे आपके फेसबुक के रूप में, चाहे अनेकों प्रकार के और सोशल मीडिया जो अनेक प्रकार से साइट्स हैं, इनके रूप में ये टेलीविजन जैसा असुर जो है सबसे बड़ा सोर्स है विजुअल वायलेंस का बच्चों के लिए। और आप देख रहे हैं उसे क्या होता है कि एक जो छोटा बच्चा है वो 8000 मर्डर केस और 1 लाख से ज्यादा हिंसा के केस अपना एलिमेंट्री स्कूल खत्म करने से पहले ही देख लेता है, विजुअलाइज कर लेता है। कहां पे? टेलीविजन पे। ये एवरेज बताया गया। अब सोचो इस प्रकार से आप इतने सारे हिंसात्मक अगर एक्टिविटीज देख लिया कोई बच्चा, तो थोड़ा उसके शरीर में जो शक्ति आएगा तो वो क्या सोचेगा, क्या थॉट प्रोसेसिंग होगी उसकी, क्या करना चाहेगा वो, उसी को एक्टिवेट करेगा वो। उसके संस्कार कैसे बनेंगे? उसके संस्कार सारे यही बनेंगे जो देखा है। सुनने से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है देखने से। आप लाख बच्चों को समझाते रहो और लेकिन आपस में घर में लड़ाई झगड़ा करते रहो और बच्चों को बड़े शांति से रहने का उपदेश देते रहो, क्या संभव है बच्चा बड़ा शांत प्रकृति का हो पाएगा? उसको वही संस्कार मिलेगा। तो संस्कार केवल पढ़ाने से, केवल बोलने से नहीं होता, उसको एक्टिविटीज जो सामने परफॉर्म की जा रही है, जिस प्रकार का वो फूड ले रहा है, जिस प्रकार के एक्शंस वो देख रहा है, उसी प्रकार का रिएक्शन उसका होगा। और आगे चल करके ये इतना डीप संस्कार बन जाता है कि जब उसको समझ में आता है कि ये चीजें गलत हैं, जब तक समझ में आता है तब तक वो लाचार हो जाता है।
जब तक उसको समझ में आता है कि ये चीजें बड़ा गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, तब तक मन का संस्कार इतना तेज भर जाता है, इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वो लाचार हो जाता है, वो चाह करके भी इन संस्कारों को मिटा नहीं पाता और उससे जूझता हुआ आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल सेशन करता है। हाँ? और उसमें भी मन उसको करने नहीं देता, बीच में से या तो क्लास के बीच में से भगा देगा, या तो आने ही नहीं देगा, या फिर आने के बाद भी बोले भुला देगा, यार पता नहीं कौन आया, बक बक करके चला गया, ये क्या मैं नहीं जानता था क्या। तो ऐसे कई सारे विचार मन भर देगा और अंततोगत्वा मन अपने ऊपर पॉइंट आउट नहीं करने देता। मन कुछ न कुछ, जैसे आप लोग कोई बोल रहे थे कि जो काम करना होगा वो करवा ही लेता है मन, किसी ने लिखा था, बिल्कुल फैक्ट आपने बताया कि अगर मन इतना प्रभावशाली संस्कार डाल दिया, दूषित संस्कार डाल दिया, तो इतना आसानी से जाने वाला नहीं है। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर के प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कुछ अप्लाई करने की जरूरत है। 1940s में बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या होती थी क्लासरूम में? थोड़ा दूसरे क्लासमेट के साथ थोड़ा बातचीत कर लिया, चिलगम चबा करके फेंक दिया और गलती से टीचर बैठ गया, उसके पैंट में चिपक गई, या फिर पाँव में चिपक गया, किसी बच्चे के साथ चिलगम लगा दिया कहीं, या फिर कहीं पीछे बैठ करके कोयल की आवाज निकाल रहा है, कू, तो सारे टीचर परेशान, कौन आवाज निकाला, सारे खड़े हो जाओ, कौन बोला कौन बोला कौन बोला। अभी टीचर परेशान। तो इस तरह की हरकतें होती थी। या फिर टीचर उधर लिख रहा है, पीछे से वो भाग करके थोड़े आवाज करके भाग के दूसरी साइड बैठ गया, टीचर देख रहे हैं कौन है, कौन था, और सारे हंस रहे हैं मिलके। हाँ, तो इस प्रकार से, या खराब कपड़े कोई पहन के, स्टाइलिश कपड़े कुछ पहन के आ गए, गंदे कपड़े पहन के आ गया, उल्टे कपड़े पहन के आ गया अगर शरारत करनी है तो, या नाव का एक पेपर का नाव बना दिया और टीचर जब पढ़ा रहा है तो पीछे उसके सिर पे मार रहा है और आराम से डेस्क के नीचे छुप गया। तो इस प्रकार से, और पेपर इधर उधर फैला दिया क्लास में, कहीं भी पेपर फेंक रहा है फाड़ के, कोई डस्टबिन वगैरह यूज नहीं कर रहे, पूरी डेस्क रंग दिया है, अपना हाथ रंग दिया है, और इस तरह से स्याही पेन। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करते थे जो टीचर्स को परेशान करते थे, टीचर्स उनको कंट्रोल करने का प्रयास करते थे। तो ये कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स होते थे। ये कौन रिसर्च कर रहे हैं? कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इन्होंने रिसर्च किया है। 40s में इस तरह के प्रॉब्लम्स होते थे। और अभी क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? अभी बहुत खतरनाक प्रॉब्लम्स हैं। क्या है? इस समय यूथ का मेन प्रॉब्लम है, आप देखिए यहाँ पे पढ़ के, ग्लोबलाइजेशन, ड्रग्स, ओवर पॉपुलेशन, abortion, gay rights, poverty, disease, war, terrorism, global warming, power in international relations, increasing popularity of digital formats of entertainment, media such as movies, music, advancement technology, मेजर इशू हैं ये सारे। ये सारे मेजर इशू हैं जो कि यूथ को परेशान कर रहे हैं, यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। कितना भयानक स्थिति है इस समय। आज 80s में क्या था? 80s में ये अमेरिका का सिचुएशन एनालाइज किया गया, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है, या अमेरिका को क्यों कंपेयर करो, इंडिया का कंपेयर करने। अमेरिका सबसे विकसित देश माना जाता है और हम सब में ज्यादातर लोगों का ख्वाहिश यही होता है कि मैटेरियली वेल सेटल्ड होकर के अमेरिका में नौकरी करना है। ज्यादातर लोगों ने जो वेल एजुकेटेड होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो काफी बड़े घराने के लोग होते हैं, वो विदेश भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को, बड़ा आदमी स्टेटस बनाने के लिए। तो बड़ा स्टेटस माना जाता है, इसलिए अमेरिका के दिखा रहे हैं कि वो वेल सेटल्ड कंपनी है, कंट्री है,
एक तरह से देखा जाए, और काफी विकसित है, वहां पे भौतिक ऐश्वर्य बहुत है, धन की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कमी नहीं है, सारे प्रकार के सुख सुविधाएं जो भौतिक जगत में लोग एस्पायर करते हैं वो सारी चीजें वहां हैं, इसलिए इसका कंपैरिजन लिया जा रहा है। तब ये प्रॉब्लम है, जिस विकास के लिए हम लोग आगे बढ़ने के लिए एस्पायर हुए हैं, मॉडर्न एजुकेशन जिस चीज को पाने के लिए एस्पायर हुई है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य बना दिया है मॉडर्न एजुकेशन ने, वो सारा अचीव कर चुके हैं ये अमेरिकन, और वहां पे ये प्रॉब्लम्स है। अभी क्या 80s से कौन कौन सी प्रॉब्लम शुरू है? ड्रग एब्यूज, अल्कोहल, प्रेगनेंसी, सुसाइड, रेप, रॉबरी, बर्गलरी, असल्ट, आर्सन, बॉम्बिंग्स। अभी कंपैरिजन करो आप, पहले वाला ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम था, अभी वाला प्रॉब्लम बड़ा है। अभी ये लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग तथाकथित एडवांस सिविलाइजेशन के लोग हैं, और ये लोग जो है अपने आप को इस तरह के सिविलाइजेशन के लोग प्रगतिशील या अपने आप को बहुत एडवांस्ड समझते हैं। सो वी हैव टू थिंक दैट क्या ये रियल एडवांसमेंट है? क्या यही एडवांसमेंट है? इंटरनेशनल रेट्स ऑफ इनकार्सरेशन पर 1 लाख, तो ये सारे लोग जो है, इतना क्राइम बढ़ रहा है कि सुसाइड रेट इस तरह से बढ़ रहा है, सोचो। तो ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ बस, तो आपको आइडिया लग जाए तो किस प्रकार से सुसाइड रेट्स है। टोटल यहाँ पे 8,03,900 सुसाइड, 1 पर्सन टेक दियर ओन लाइफ एवरी 40 सेकेंड। अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का WHO का रिपोर्ट है कि हर 40 सेकेंड में कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले रहा है। यह है हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन। और सबसे ज्यादा कौन सुसाइड कर रहे हैं? ये आपके 15 to 25 एज के लोग। ये रीजन क्या है? राइज इन नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेज इन इंडिया। अब ये गैजेट दिया है और इंटरनेट फ्री कर दिया है या सस्ता कर दिया है, तो क्या करेगा? साइबर क्राइम। अभी एक और एडिक्शन आ गया है, मोबाइल एडिक्शन, स्मार्टफोन का एडिक्शन। तो एक लड़का 19 ईयर ओल्ड एम्मा यून बोल रहा है क्या कि मेरा फोन ही मेरा संसार बन गया है, और ये तो मेरा एक एक्सटेंशन बन गया है। मेरा हृदय क्या होता है अगर जैसे ही मेरे फोन मेरे पास से अगर थोड़ा सा भी दूर कर दो तो मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है, मेरे जो हाथों में पसीना आ जाता है, और मैं सोचता हूं कि मैं अपना फोन खो दिया। तो इसलिए मैं अपने फोन से कभी भी अलग नहीं होता हूं, हमेशा साथ में ले जाता हूं। ये है स्मार्टफोन एडिक्शन। इसको नोमोफोबिया नाम दिया गया। स्मार्टफोन एडिक्शन समटाइम्स colloquially known as nomophobia, fear of being without a mobile phone, no mobile phone, ये फोबिया आ जाता है। is often fueled by an internet overuse problem or internet addiction disorder, IAD, internet addiction disorder। ये सच घटना है। मेरे को एक स्टूडेंट मिला नॉर्थ कैंपस दिल्ली में, वो व्यक्ति सुधरना चाहते हैं, तो उनको ये मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन का एडिक्शन का लाइव केस मुझे मिला। सो बहुत परेशान थे वो, 12-12, 13-13 घंटे केवल मोबाइल पे वीडियोस देखते थे। अब मैं इतना डिटेल में नहीं गया कौन कौन सी वीडियोस देखते थे वो। तो बोले मैं स्मार्टफोन के बिना जो है
नहीं रह पाता, बहुत सारा वीडियोस देखते रहते हो, छोड़ ही नहीं पाते। तो उन्होंने डिसाइड किया ओके, जब हम लोगों से भक्तों से मिले तो उन्होंने डिसाइड किया ओके मेरे को चेंज करना है, इसको छोड़ना है। और उन्होंने क्या किया, हम लोगों के सामने ही बोले कि मैं एंड्रॉयड फोन रखूंगा ही नहीं, और उन्होंने मोबाइल को अपनों नीचे फेंक दिया, गुस्से में तोड़ दिया, ईंट से लेके तोड़ दिया कि नो मोबाइल तो नो एडिक्शन। तो सोच के ऐसे तोड़ दिया। और अब जब वो चल गए घर, परेशान हो गए। तो जैसे कोई नशे में व्यक्ति परेशान हो जाता है ना, कोई नशेड़ी व्यक्ति हो, उसको नशा नहीं मिले तो बहुत परेशान हो जाता है। तो इस प्रकार जो इतना परेशान हो गया और उससे रहा नहीं गया, नेक्स्ट डे ही जाकर के फिर से 10,000 का मोबाइल ले आया, फिर से ले आए। तो मैं जानवादुत प्रभु थे नॉर्थ कैंपस में, तो दोबारा ले आए। तो इस प्रकार का ये मोबाइल एडिक्शन, तब हमें पता चला ओके स्मार्टफोन एडिक्शन भी होता है। पहले मुझे विश्वास नहीं होता था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है क्या, स्मार्टफोन का क्या एडिक्शन, यार जरूरत पड़ा तो यूज कर लिया, नहीं तो रख दिया कहीं पे। लेकिन जो लोग इसमें फंस गए हैं ना, इंटरनेट ओवर यूज में, वीडियोस का, अननेसेसरी वीडियोस देखने का जो एडिक्शन लग गया है, मूवीज का या सिनेमास का, अनेकों प्रकार का अलग अलग वर्गल जो गंदे मूवीज और अनेकों प्रकार का किसी तरह का जो वीडियोस देखने का जो उनका एडिक्शन जिसको हो गया ना, बड़ा मुश्किल है इससे छूटना। ये बहुत बड़ा एडिक्शन है, ये टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन है, ये नए नए फोन एडिक्शन। तो वीडियो अभी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाद में कभी दिखाएंगे आपको, भेज देंगे ग्रुप में। तो ये सारा इंटरनेट आईएडी, इंटरनेट डिसऑर्डर के बता रहे हैं। 61% इंटरनेट यूजर बताते हैं कि उनको इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर है। 61% लोगों को ये एडिक्शन हो जाता है। हाफ ऑफ ऑल फेसबुक यूजर्स आर एडिक्टेड टू द प्लेटफॉर्म। जो फेसबुक यूज करते हैं वो बिना फेसबुक अपडेट किए रह नहीं पाते। वो खा रहे होंगे तब भी फेसबुक पे कुछ डाल देंगे, सो रहे होंगे तब भी। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कई जगह लाइव ही, लाइव उनका ही जीवन है, वो सोने जा रहे हैं फिर भी लाइव करके जाएंगे फेसबुक पे। तो ये फेसबुक पे एडिक्शन। और 1/4 ऑफ फेसबुक यूजर वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने फेसबुक के कारण कोई बहुत बड़ी चीजें मिस कर दिया। Americans alone spend 53 billion minutes each month on social networking sites. सर्वे किया गया है। और ये 1995 में इवान गोल्डबर्ग एमडी proposed internet addiction disorder, describing it in terms of similar to pathological gambling, a well established mental disorder. इसको मेंटल डिसऑर्डर बता दिया इस डॉक्टर ने, इस रिसर्चर ने बताया कि एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। सोचो, इसमें सब फंसे हुए हैं। हाँ, इससे क्या क्या नहीं हो सकता, ब्रेन डैमेज हो सकता है। और इंटरनेट डिसऑर्डर से क्या, समय खराब होगा, और बेसिक जो मॉरलिटी है, बेसिक चीजें हैं, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। हेल्थ है आपका, घर का काम काज, रिलेशनशिप है, बहुत सारी चीजें इससे खराब हो जाते हैं। हम कभी एक बार मेट्रो में ऐसे जा रहे थे और हम दो भक्त थे, बात कर रहे थे आपस में। तो हमने सोचा कि कुछ लोगों से बात किया जाए, क्योंकि हमारा तो प्रीचिंग का मिशन है। तो हमने सोचा कि चलो मेट्रो में आज चलते हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे और कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बताएंगे, उनको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे, मंदिर बुलाएंगे। आप विश्वास कर सकते हैं, अगर मेट्रो में ट्रेन ट्रेवल किया होगा तो, हम जब गए मेट्रो में बैठे, हम दो लोग सिर्फ आपस में बात कर रहे हैं, बाकी पूरी मेट्रो में इस तरफ से लेके उस तरफ से हम देखते रहे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा था जो खाली हो, बात जिससे बात किया जा सके। सब अपना लीड लगाए हुए और मोबाइल पे, फोन पे देख रहे थे।
कोई आसपास में बात नहीं कर रहा है, कोई एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति मेट्रो में है और हर व्यक्ति मेट्रो के बाहर है। कोई बगल, सारे आसपास बैठे हैं, बगल में चिपक के बैठे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे के पास में नहीं बैठा है। सब आउट ऑफ द वर्ल्ड है, सब अपने अपने मोबाइल में घुसे पड़े हैं। तो ये है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ये मेंटल डिसऑर्डर या फिर इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, IAD। सो इससे जीवन में क्या हो रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। अगर इन सब चीजों से कोई एक्सेस नहीं कर पाते तो फिर ये सब चीजें होता है। एक दूसरे से अगर कोई कुछ बोल देगा, थोड़ा सा टच भी हो गया तो तुरंत फायर हो जाएंगे। झूठ बोलना, इस तरह से उनका स्पिरिचुअल तो भूल ही जाओ, मैटेरियल लाइफ ही इतना डिसकंफर्टेबल हो गया है, इतना बर्बाद हो गया है कि आप पूछो मत। अगर आप भी चेक कर लीजिए अपने आप को, क्या कहीं आप भी तो स्मार्टफोन डिसऑर्डर में तो फंसे तो नहीं है। सब लोग अपना एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सिम्टम्स हैं। Are you addicted to your smartphone? Experts, these are some early warning signs. अगर ऐसा है तो इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। ये है constantly checking your phone for no reason. कोई ऐसा important reason नहीं है, लेकिन बार बार देख रहे हैं, अरे यार किसी ने भेजा। Feeling anxious or restless at the thought of being without your phone. तो आप चैट बॉक्स में लिखिए कौन कौन ऐसा करते हैं या कौन कौन ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, मत लिखिए पब्लिकली, लेकिन अपने आप तो सोच लीजिए कैसे है। हम आपका पोल नहीं खोलना चाहते, आप अपने पास ही रखिए, लेकिन थोड़ा संभल जाइए, नहीं नुकसान तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन इन फेवर ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन योर फोन। घर पे हैं, लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, हाँ, घर के कामकाज में हाथ बटाने के बजाय कुछ मंदिर में आध्यात्मिक परिचर्चा करने के बजाय हम क्या लगे रहते हैं, अपने फोन पे इधर उधर की चीजों में लगे रहते हैं। Waking up in the middle of night and to check the smartphone. रात को 12 बजे उठ के, यार कोई मैसेज तो नहीं किया, कोई व्हाट्सएप तो नहीं आया, मेरा जो है फेसबुक का स्टेटस क्या है, कोई कितने लाइक्स आए, इंस्टाग्राम पे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग सोशल साइट देख रहे हैं। A decline in academic or work performance as a result of prolonged phone activity. अब इतना फोन पे एडिक्शन हो गया कि पढ़ने के बहाने भी फोन लेके रात को लेट गए, और पढ़ाई तो नहीं हो रही, पता नहीं क्या क्या हो रहा है फोन पे, और उसके चक्कर में क्या हुआ, बच्चा मेहनत तो बहुत किया, रात के 12-1 बजे तक पढ़ाई करता था, लेकिन नंबर कम आ गए। नंबर क्यों नहीं कम आ गए? ऐसा होता है कई बार। पेरेंट्स तो सोचेंगे यार बहुत पढ़ाई कर रहा है बालक, मोबाइल पे दिन रात आंखें खराब कर ले रहा है, तो समझ जाइए वो आंखें ही खराब कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। तभी तो मार्क्स कम हो जाते हैं, और भी लेजीनेस हो जाता है, शरीर में कोई एनर्जी नहीं रहता है। रात को 12-1 बजे तक मोबाइल फोन देखेगा तो क्या करेगा, सुबह के 9-10 बजे तक सोएगा, तो हर समय चेहरे पे 12 बजे रहेंगे। और बूढ़ा जवानी में ही फिर क्या, जवानी क्या, बचपन में ही बुढ़ापे का आनंद उठाने लगता है वो। बुढ़ापे के सारे सिम्टम्स आ जाते हैं 15 साल से 25 साल की उम्र में ही। ऐसा देखा गया है आजकल। इस तमाम प्रकार के इस प्रकार से समस्याएं हैं। इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय ईमेल और स्मार्टफोन। कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 1 घंटी बजी नहीं है तुरंत फोन की तरफ उनका दिमाग भागता है। तो ये सब अर्ली साइंस हैं। ये अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब सावधान होने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ डाइवोर्स केसेस हैं, ज्यादातर ये जो लव मैरिजेस हैं यही डाइवोर्स में बदलते हैं, क्योंकि ये वास्तविकता के धरातल पे नहीं होते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल फीलिंग्स के ऊपर होते हैं।
न तो संस्कार के ऊपर बेस्ड होते हैं, न किसी वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसलिए इसमें ही सारा समस्या होती है। तो हमने जैसे बताया था ना कि माइंड का क्या है खेल, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्टेंस। तो एक्सेप्ट कर लिया कभी किसी चीज को और दोबारा उसी को रिजेक्ट करेगा वो। तो मेंटल प्लेन पे अगर हम कोई रिलेशनशिप रखते हैं और इस तरह से लव मैरिज वगैरह जो चलता है वो मेंटल प्लेन पे होता है। कभी कोई अच्छा लगा तो प्लान बना लिया कि यस आई विल गेट मैरिड, तो मैरिड तो हो गए मेंटल प्लान के आधार पे, और मैरिड होने के बाद एक समय मन का यार ये ठीक नहीं है, दूसरा चूज करना चाहिए था, फंस गया मैं लाइफ में, बर्बाद हो गया, अब मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो इस प्रकार से मन रिजेक्ट कर देता है। इंद्र तृप्ति के आधार पर जब हम चीजों को डिसीजन लेते हैं तो ये इसी प्रकार का समस्या आता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बोलता है कि हाँ ये सारे केसेस हैं, हाँ ये मेंटल प्रॉब्लम के कारण है, ये रेप केसेस और कई सारे अपराध हैं। तो हम अब बहुत ज्यादा इस पे नहीं जाना चाहते, थोड़ा सा अब प्रैक्टिकल जो आपने रियल एजेंडा पे चलते हैं। ये सिर्फ तो आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे रहे थे कि ये मन के कारण क्या क्या समस्याएं हैं। देखो कितने सारे जो है अपराध और ये सब हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आप लोग ऑलरेडी न्यूज वगैरह के टच में हैं, सोशल मीडिया के टच में, आप जानते हैं कि समाज में क्या सिचुएशन है। हाँ, आपका ये ड्रग एडिक्शन कितना बढ़ गया है, बहुत भारी मात्रा में। टाइम मैगजीन पोल बताती है कि बिगेस्ट प्रॉब्लम इस समय सोसाइटी क्या फेस कर रही है, क्राइम, लैक ऑफ मोरलिटी, ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, टॉक्सिक सोशल मीडिया। तो ये सारा जो है प्रॉब्लम्स है मॉडर्न एज में। और ये सब का ये सब हैड एनफ, ये आपने बहुत भयावह रूप देख लिया इस जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, ये मॉडर्न सोसाइटी का। टर्न ऑन, ट्यून्ड इन, नाउ लेट्स अब ड्रॉप आउट। सब कुछ करके देख लिया हमने चारों, ये सारा कुछ समझ के देख लिया, अब हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम लोग वास्तविकता में एडवांस कर रहे हैं सही डायरेक्शन में, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? पिछली क्लास में भी हम यही चर्चा कर रहे थे, इससे पहले सेशन एक बार जब हुआ था आपसे पहले बैच का, तो वही ये समस्या क्यों है आखिर? समस्या इसलिए है कि सारे जो कॉलेज हैं या घर है, जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, टीचर्स हैं, वो सब टेक्नोलॉजिकल बड़े बड़े गैजेट्स बच्चों को पढ़ा देते हैं बचपन से ही, 5 साल 6 साल की उम्र से। जब भी वो मोबाइल उठाने की कैपेसिटी अगर उसके हाथ में आ जाती है तो घर वाले उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। आजकल ये फैशन चला हुआ है, नहीं तो पड़ोसी बोलेगा यार ये गरीब आदमी है, इसके बच्चे के पास मोबाइल नहीं है। तो इस तरह से कई बार जैसे बच्चा छोटा सा हाँ मोबाइल उठाने लायक नहीं हुआ, उसको मोबाइल पकड़ा दिया, और वो जब वो एक दो बटन जो है दबा के यूट्यूब वीडियो वगैरह ऑन कर लिया तो बहुत खुश हो गए और चारों तरफ सबको बुला के हल्ला कर, देखो देखो हमारा बच्चा मोबाइल चलाना सीख गया। तो जितना टेक्नोलॉजीज वगैरह है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे आया तो टेक्नोलॉजी चलाने की शिक्षा तो सबने दे दिया। कॉलेज में टीचर्स ने भी बता दिया कि कैसे इसको यूज करना है, लैपटॉप कैसे चलाना है, मोबाइल कैसे चलाना है, घर वालों ने भी शिक्षा दे दिया कैसे चलाना है, कैसे चलाना है। किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि इससे जो है संस्कार भी बर्बाद होगा, इसको हैंडल करने के लिए संस्कार देने की किसी ने नहीं सोची। सॉरी। तो कोई संस्कार नहीं दिया, किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दिया कि कैसे इसका सेफ डीलिंग कैसे किया जाए इन सारे गैजेट से। तो इस प्रकार से इसने टेक्नोलॉजी ने पूरे समाज में एक बर्बादी ला दिया। इन लोगों ने टेक्नोलॉजी ले लिया, सीख लिया, लेकिन उसका मिसयूज कैसे रोका जाए इसके बारे में नई शिक्षा दी। और कोई
मिस यूज करता है तो कई बार घर वाले भी प्रसन्न होते हैं कि अरे इतना कुछ जानता है, इतने सारे साइट्स जानता है, इतना सोशल मीडिया में इसका लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, हो रहा है। तो ये बड़ा ही समस्याजनक स्थिति है। तो सबसे पहले हमें संस्कार डेवलप करने पड़ेंगे कि इसका मिसयूज ना हो। टेक्नोलॉजी का उपयोग आवश्यक है इस बढ़ती इस मॉडर्न युग में, लेकिन उसका सदुपयोग होना आवश्यक है, मिसयूज नहीं। तो ये सारा कंफ्यूजन और क्योस किस लिए है, क्या कारण है इसका? इस सब का कारण है माइंड। ये हमारा मन ही इस सब का कारण है, सारे क्योस एंड कंफ्यूजन का। तो जब हमारा मन डिस्टर्ब होगा तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोसाइटी में पीस होगा? बिल्कुल नहीं। एक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिए इस वीडियो को ध्यान से। आप बताना आवाज आ रहा है इसका? सिद्धांत प्रभु आवाज है इसमें? आप लोगों को वॉइस सुनाई पड़ रहा था? कोई चैट बॉक्स में लिखो। ओके, अभी तो मैंने आवाज बंद रखा हुआ है, एक बार चेक करना। वो जस्ट अ मिनट, मैं एक बार स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, फिर सिद्धांत प्रभु आवाज आ रहा है? ओके।
बन्धुरात्मात्मनास्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। ओके, तो आपने देखा कि ये वीडियो वैसे चार्ली चैपलिन का है, लेकिन इससे बड़ा शिक्षा मिल रही है। तो ये जो वीडियो ये दिखा रहा है किसको? मन को। तब एक पहला स्टार्टिंग में क्या दिखाया? माइंड को बिल्कुल आर्डर, सेम आर्डर में, सही स्थिति में, कंट्रोल लेवल पे जब माइंड सही आर्डर में चल रहा है तब एक तो उसकी स्थिति दिखाई, और दूसरा फिर क्या दिखाया? दूसरा स्थिति दिखाया कि जब माइंड अपने आर्डर में नहीं है, तो जिस प्रकार से माइंड एक मशीन की तरह है, तो माइंड जैसे आपने मशीन देखा कि सब कुछ सेम है, सारी सिचुएशन सेम है, सारा व्यवस्था सेम है। जब सारे मशीन अपने प्रॉपर आर्डर में है तो क्या हो रहा है? बड़ा इजी हो जा रहा है, सब कुछ बड़ा बढ़िया चल रहा है, एकदम बिना एफर्ट के वो भुट्टे खा ले रहा है, सूप पीना हो रहा है, मुंह भी पोंछ ले रहा है, सब कुछ कर ले रहा है। लेकिन जैसे ही वो मशीन का आर्डर खराब हुआ, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, वो क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। लेकिन जबकि सारी व्यवस्था एज इट इज। तो उसी प्रकार से हमारा मन जब कंट्रोल्ड होता है और प्रॉपर गाइडेंस में चलता है, एकदम आर्डर से, तो हमारा लाइफ बड़ा इजी बन जाता है, बड़ा इजीली सब कुछ होता है। लेकिन जहां भी थोड़ा उथल पुथल मची मन के अंदर, तो चाहे कितना भी कंफर्टेबल सिचुएशन हो, चाहे जितना भी अच्छी फैसिलिटी हो, चाहे जो हमारे सिचुएशंस हो, हमारा जीवन बहुत ही क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ही उथल पुथल हमारे जीवन में हो जाती है। एक छोटा सा भी कार्य जो है बहुत बड़ा लगने लगता है, एक छोटा सा भी एक्टिविटी बहुत भारी, बोरिंग लगने लगती है। और फाइनली हम क्या करते हैं? अनेकों प्रकार के डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, गुस्सा आता है, बहुत प्रकार के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने इस जर्नी में। हमारे पास कुछ ही समय है, 10-15 मिनट में हम इसको वाइंड अप करने का प्रयास करते हैं। ओके, ये फिर से आ गया। सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम, कंट्रोल माइंड। तो इसलिए माइंड का जो है पैटर्न ठीक करना है, पैटर्न गड़बड़ हो गया है, तो हम लोग जिस पैटर्न से सोचते आए हैं उसी पैटर्न में पड़े हुए हैं। तो इस वजह से क्या है? संस्कारों के कारण हमारा पैटर्न खराब हो गया है। अब इन सब चीजों का जितना क्योस एंड कंफ्यूजन आपने देखा, जितनी समस्याएं देखी, जितना सारा व्यवस्था देखा, इस सबका प्रॉब्लम है, सबका सॉल्यूशन क्या है? कंट्रोल्ड माइंड। ओके, so controlled mind. Okay. Before understanding the mind, let's answer the most fundamental question. आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में फटाफट लिखिएगा आप लोग। 30 सेकंड का समय मिलता है आपको। क्वेश्चन क्या है? Who am I? आप कौन हैं? इसके बारे में आपका क्या राय है? मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन, चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए।
हु एम आई। ओके, कुछ लोगों ने लिखा है सोल, आत्मा, सोल, असोल, सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वी आर आत्मा, गॉड्स चाइल्ड, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, दास ऑफ श्री कृष्णा, प्रभु के नित्य दास। वाह, आप लोगों ने क्या क्या लिखा है, जबरदस्त। ऐसा लग रहा है कि आप लोग सारा ज्ञान लेके ही बैठे हैं। लेकिन कॉलेज में मत बोल देना ऐसे कि कौन हो भैया आप, हु आर यू, मैं आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा भूत है क्या कोई? यार जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, हम वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि हु एम आई। ये जनरल एक फंडामेंटल क्वेश्चन समझने का है कि जनरली किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए तो जैसे ये प्रभु जी ने बोला है, क्या कातिल कातिल गुर्जर प्रभु ने बोला है फौजी, बोले फौजी हूं मैं। तो इसी प्रकार से कोई बोलता है फौजी हूँ, कोई बोलता है मैं इंडियन हूँ, कोई बोलता है मैं सिद्धांत हूँ, मैं धर्म नारायण हूँ, मैं सुस्कर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो हर तरह से मैं इंडियन हूँ, या मैं बिहारी हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ। तो इस प्रकार से सब अपने अपने आइडेंटिटी बताते हैं। तो डेफिनेटली ये आइडेंटिटी बताने के लिए जरूरी है आपको, आपका कोरियर वगैरह पहुंचाने के लिए आप लिख दोगे वहां पे आई एम सोल एंड लिविंग इन गॉड्स वर्ड। आपका कोरियर नहीं पहुंचेगा। मैं प्रभु के नित्य दास हूँ, प्रभु के धाम में रहता हूँ, ऐसा आइडेंटिटी बताओगे तो आपके पास कोई नहीं पहुंच पाएगा। तो इस भौतिक लेन देन में, भौतिक रिलेशनशिप में हमें रिलेटिव आइडेंटिटी हमें बताना पड़ता है, रिलेटिव आइडेंटिटी। लेकिन वास्तविकता में क्या हूं हम, क्या है हम, इसको समझने की जरूरत है। हु एम आई, इसको समझने की बहुत जरूरत है। हम क्या अपने आप को पॉइंट आउट कर सकते हैं? हाँ? आप पॉइंट आउट करो अपने आप को, कौन हुआ? मैं हूं। ये किसको पॉइंट आउट कर रहे हो आप? ये कोई भी अगर हम शरीर के पार्ट को देखें तो अगर आप बोलो कि ये हाथ है मेरा, तो क्या मैं हाथ हूं? नहीं, ये मेरा हाथ है बाबा। बोले नाक पे अगर उंगली रखो आप, तो बोले ये क्या आप नाक हो? नहीं नहीं। बोले फिर? बोले मेरा नाक है। बोले मेरा आंख, मेरा कान, मेरा मुंह। इसी प्रकार से पूरा अगर देखा जाए तो मेरा शरीर। तो मैं शरीर तो कह नहीं सकते। अगर आप मैं हाथ नहीं कह सकते, मैं नाक नहीं कह सकते, मैं मुंह नहीं कह सकते, तो मैं शरीर कैसे कह सकते हो? आप तो ये शरीर आपका है बट आप शरीर नहीं हो। तो अपने शरीर को पॉइंट आउट करना तो इजी है। अपने मुंह पे, आंख पे, नाक पे, कहीं पे भी आप पॉइंट आउट कर सकते हो, दिस इज माइंड, दिस इज माइंड, दिस इज माइंड। तो हम कौन है फिर? ये हम शरीर तो नहीं है, क्लियर है? तो इसलिए क्या हुआ, आगे अगर चलें तो हु एम आई? एम आई दिस बॉडी, हेयर, हैंड्स, ईयर, नोज, माउथ, आर्टिस्ट, वर्कर? तो समझना है कि हम क्या हैं। एक्चुअली भगवान की दो प्रकार की एनर्जीज हैं, इंफीरियर एनर्जी जिसको मैटेरियल एनर्जी बोलते हैं, और सुपीरियर एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी को बोलते हैं। अब इंफीरियर मैटेरियल एनर्जी में दो चीजें हमारे शरीर के लेयर्स हैं। आपका साइंस ऑफ सोल में बहुत डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रास में हमारा ये जो आउटर कवरिंग है, ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बना है, और इसके अंदर एक फाइन, जैसे कोट के अंदर एक पतला सा शर्ट पहनते हैं आप, तो इसी प्रकार से ये बॉडी उसी प्रकार से एक तरह से डिजाइन है। ये आउटर कवरिंग इज लाइक कोट, और इनर कवरिंग लाइक शर्ट जो है। शर्ट क्या है? शर्ट इज लाइक सटल एलिमेंट्स, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, उसको आप टच नहीं कर सकते, ये आउटर कवरिंग को ही टच कर सकते हैं। इसी प्रकार से इन दोनों कवरिंग के अंदर अंदर का भाग क्या है? स्पिरिचुअल बॉडी है, हमारा सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी, जो सत चित आनंद से बना है। सत मतलब एटर्नल, शाश्वत है, फुल ऑफ नॉलेज है, और फुल ऑफ ब्लिस है। तो ये हमारा एक बॉडी स्ट्रक्चर है। ये आपको डिटेल में और अच्छे से समझाया जाएगा साइंस ऑफ सोल में।
तो यहाँ पे इस प्रकार का थोड़ा सा बॉडी का फंक्शनिंग देखें कि माइंड का क्या जो है रोल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटेलिजेंस है, सेंसेस है और माइंड है। तो इंटेलिजेंस जो है डिसीजन मेकर है, सेंसेस जो है सारे ये क्या है, मैन पावर है, लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, और माइंड क्या है, स्टोर हाउस है। तो कोई भी चीज थॉट्स है, फीलिंग्स है, डिजायर्स है, इंप्रेशंस है, एक्सपीरियंस है, जो भी है वो सारा सेंसेस वर्कर्स उठा उठा के लेके आते हैं और ये डिसीजन बोलता है इसे स्टोर करना है नहीं करना है। समझ रहे ना? आपने कोई अच्छी चीज देखी, अभी इंटेलिजेंस अच्छा है तो वो उसको देखेगा, चेक करेगा ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है, काम की है, खराब है, इसको ज्यादा ध्यान देना, प्रियोरिटी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ओके, इंटेलिजेंस जैसा होगा डिसीजन लेगा, ओके आने दो, ठीक है, स्टोर कर दो। अगर इंटेलिजेंस ने अलाउ कर दिया, माइंड में स्टोर हो गया, स्टोर हाउस। इसी प्रकार से अलग अलग एक्सपीरियंसेस, हाथ से, आंख से, कान से, मुंह से, हम जितने भी एक्सपीरियंसेस लेते हैं, इंटेलिजेंस डिसाइड करता है, स्टोर हाउस में डाल देता है। इंटेलिजेंस डिसाइड करता है, माइंड से बाहर निकाल देता है। अब सारा खेल कहां आ गया? तो सबसे जो माइंड है, जो सेंसेस है, सेंसेस पावरफुल है किससे? डल मैटर से। जो बाहरी डल मैटर है, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उससे सुपीरियर है सेंसेस, सेंसेस से सुपीरियर है माइंड, माइंड से सुपीरियर है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस से सुपीरियर है ओनर जो कि आत्मा है। तो इस प्रकार से ये माइंड का फंक्शन है स्टोर हाउस की तरह। अब ये देखिए आपका ये रथ की तरह है, और ये एक और एनालॉजी है इसमें, ये घोड़े आपके सेंसेस को डिनोट करते हैं, और माइंड आपका लगाम है, इंटेलिजेंस जो है आपका सारथी है, और आप कौन है? इस रथ पे सवार होकर यात्रा करने वाले। अब सोचो, माइंड को फ्री छोड़ दिया आपने, इंटेलिजेंस का यूज नहीं करें, और रथ में इंटेलिजेंस बोले यार क्या इतना मेहनत कर रहा है, चल बैठ साइड में, गप लड़ते हैं, छोड़ दे माइंड बेचारा इतना, क्यों परेशान करना माइंड को, छोड़ दो। अब आप बताओ आपकी क्या हालत होगी? सारे घोड़े अपने अपने दिशा में, जिसको जो अच्छा लगेगा भागेंगे एक तरफ से, और झटका किसको लगेगा? झटका आपको लगेगा। तो सारा डिस्टरबेंस हो जाता है। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, अरे माइंड को कभी कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, माइंड को कभी जो अच्छा लगे वही करना चाहिए बेटा, कभी अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, जो इच्छा करे वही करना। ऐसे कई सारे तथाकथित स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे भी लोग चीटिंग कर रहे हैं कि बेट जो अच्छा लगे उसको करो, कोई इच्छाओं को सप्रेस मत करो, यानी कि माइंड लगाम को छोड़ दो। ऐसे बदमाश लोग भी हैं जो पूरी जनता को गुमराह करते हैं। तो सोचो क्या होगा, लगाम को छोड़ देंगे तो पूरा क्योस मच जाएगा और आप डेस्टिनेशन पे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। प्रश्न ये है, क्या ये छुरी अच्छा है या बुरा है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। चाकू इज बैड और गुड? राइट, कोई लिखिए। नाइफ इज गुड और बैड? कोई नहीं लिख रहे हैं। ओके, बोथ। कातिल गुजर क्या लिख रहे हैं? बोथ। पांडे, good when used for vegetables and fruits, as per use depends on its use, depends on condition. Okay, as per use depend who is used. तो वेरी गुड आंसर, थैंक यू। तो ये तो जिस प्रकार से चाकू का आपने बताया कि ये ना तो गुड है ना बैड है, ये दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन यूज। एक सर्जन के हाथ में होगा, इट कैन सेव योर लाइफ, एंड एक मिसक्रिएंट्स के हाथ में इट कैन टेक योर लाइफ। अब ये देखो एक मेंटल डायलॉग, बहुत मजेदार डायलॉग है। तो मेंटल डायलॉग कैसे होता है, कैसे माइंड हम लोगों को परेशान करके ये जो है हमें अपनी बातें कैसे मनवा लेता है। माइंड सोचता है, कॉलेज लाइफ का है, ज्यादातर लोग आप स्टूडेंट्स वर्ग के हो, यंगस्टर्स हो, तो आप देखिए ये समझ सकते हो इस डायलॉग को बड़ी आसानी से। माइंड बोलता है
Oh, I am engineer. I should know how to hold a cigar at least. जैसे सिद्धांत प्रभु ने बोला कि मैंने एक कविता लिखी थे, उसमें हमने इसी लाइन को ऐसे बोला था, सुट्टा मार अकड़ के बोले क्यों ना जाने तो मुझको रे। तो सिगार को सुट्टा बोलते हैं कॉलेज लाइफ में। हाँ? और उनका यही सबसे बड़ा स्मार्टनेस का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, उनके मुंह में सिगार होना चाहिए। अगर सिगार है तो एडवांस है, वो स्मार्ट है, वो सब कुछ है, नहीं तो गांव का बोगज है, ऐसा मानते हैं। तो ये एक नया नया एडमिशन आया, बेचारा फर्स्ट ईयर में आया, वो सोचा यस नाउ आई एम इंजीनियर, मैं स्कूल पास कर लिया, गांव से शहर की ओर आ गया, वो थोड़ा कम से कम इतना तो पता हो कि ये सिगरेट पकड़ा कैसे जाता है। उसका मन ने बोला ये। अब बुद्धि क्या बोल रही है? हाँ, बुद्धि बोल रही है, बुद्धि सोचती लेकिन ये तो बुरी आदत है यार, हाँ, ये तो अच्छा नहीं है हमारे लिए। क्या सोचेंगे मम्मी पापा को, पता चला क्या सोचेंगे, क्या अरमान लेके भेजा उन्होंने, हैं? वो तो सब ये सब पसंद नहीं करेंगे, और कहीं हमें इसकी लत पड़ गई तो इस प्रकार से डोंट गेट इनटू रॉन्ग ट्रैक। ये ऐसा बुद्धि ने उसको ये वाला रिजेक्ट कर दिया, इसका प्रपोजल। माइंडफुल बोला है नो नो, आई थिंक इट्स अ फन, अरे एवरीवन इज डूइंग, अब देखो वो फलाना दोस्त मेरा कर रहा है, वो शर्मा है, ब्राह्मण है, वो भी कर रहा है, मेरे सीनियर कर रहे हैं, मेरे जूनियर कर रहे हैं, कॉलीग्स कर रहे हैं, सब कोई तो कर रहे हैं, मेरे को भी थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहिए एटलीस्ट वंस। फिर बुद्धि बोलेगा बट यू फूल व्हाई डू यू हर्ट योरसेल्फ। हाँ, बस तुम मूर्ख हो, अपने आप को क्यों। बुद्धि अगर है तो सोचेगा, कईयों के पास तो ये बुद्धि वाला पार्ट होता ही नहीं है ना वो फीलिंग माइंड फील करता है, वो काम कर देते हैं। लेकिन जिसके पास बुद्धि है उसका डायलॉग ये चलता है। अब देख कौन जीतेगा, डिपेंड ऑन किसका पावर ज्यादा है। तो बुद्धि बोलेगा अरे यार तू इतना मूर्ख है, ये तो बुरी आदत है, क्यों ऐसा कर रहा है, तुम अपना पैसा खराब करेगा, अपना हेल्थ खराब करेगा, और इससे कैंसर हो जाएगा, स्टॉप इट, डोंट डू। अरे सोचो भी मत, सपने भी मत सोचो इसको, तो ये क्या कर रहे हो तुम। तो इस प्रकार से डायलॉग चलता है। अब मान लिया आप है डायबिटिक है, आप माइंड और इंटेलिजेंस दोनों है साथ में, हा? अब आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है रसगुल्ला खाने के लिए, गुलाब जामुन खाने के लिए, अब आपका माइंड कर रहा है, आप बीच में हो, अब माइंड की सुने या इंटेलिजेंस की सुने। माइंड बोलता है यू ईट द गुलाब जामुन सो स्वीट, इंटेलिजेंस बोलता है ओ यू ओवरलुक योर डायबिटीज, आप डायबिटिक हो, आप बीमार हो जाओगे, डॉक्टर ने मना किया है। तो अगर माइंड पावरफुल है तो आप खा लोगे गुलाब जामुन को, इंटेलिजेंस पावरफुल है तो आप अवॉइड कर दोगे। अगर माइंड, तो इस प्रकार से माइंड अगर लूज करेगा तो आप स्किप कर दोगे और आप डॉक्टर को सुनोगे। तो अनकंट्रोल अगर माइंड है तो आपको क्या क्या हो सकता है, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, डिसीज, मैडनेस, स्ट्रेस, लॉस ऑफ ट्रस्ट, किसी पे विश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता इस संसार में, मैं तो सिर्फ सो सकता हूं, बस जाके बेड पे पड़ जाएगा, ठंड भी है, रजाई में अच्छा लग रहा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता पापा, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। और घर वाले सोचेंगे अरे बेटा डिप्रेशन में आ गया है, इसको थोड़ा उत्साह बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से समस्याएं आती हैं। सो वीकेंड डिटर्मिनेशन, हमारा डिटर्मिनेशन कमजोर हो जाता है और अपना तो नुकसान करते ही हैं, फैमिली, सोसाइटी, सबका नुकसान करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोग डिप्रेशन में आकर के ड्रंकर्ड बन जाते हैं, तमाम प्रकार के नशा करते हैं और रात बिरात आकर के गाली गलौज करेंगे, पूरा फैमिली को मारपीट करेंगे, सोसाइटी में हल्ला गुल्ला करेंगे, गाली
तमाम प्रकार के डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं इस प्रकार के लोग। तो इसलिए भगवत गीता में बताया गया है इस मन के उपाय क्या, बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। For him who has conquered the mind is the best friend. But for one who has failed to do so, his very mind will be the greatest enemy. तो जिसका मन कंट्रोल है वही सबसे बड़ा उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा, लेकिन जिसका मन ही अनकंट्रोल्ड है तो वही सेम माइंड आपका सबसे बड़ा शत्रु बन के आपको क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। एक छोटा सा और वीडियो, आवाज आ रही थी सिद्धांत प्रभु? नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं आई आवाज। जस्ट छोटा सा वीडियो आप देखना, एक फुटबॉल कैसे एक सेंटर अट्रैक्शन बनता है फुटबॉल देखने के लिए। युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ओके, तो ये फुटबॉल मैच देखा आपने और इसमें देख रहे हैं आप, इससे टीचिंग्स क्या मिल रही है? कोई लिखना चाहेगा इसको टीचिंग्स चैट बॉक्स में, कुछ बताओ, थोड़ा इंटरेक्टिव करो। समय कम बचा है, एक दो लोगों का पॉइंट कोई लिखना चाहेंगे चैट बॉक्स में? क्या समझा आपने वीडियो से, क्या टीचिंग्स लिया? मजा आया बस? किसी को समझ आया वीडियो क्यों दिखाया गया? वीडियो क्या लॉजिक था यहाँ पे वीडियो दिखाने का? ओके, समय नहीं है तो हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते, आप लिखते रहिए, हम आगे चर्चा करते हैं। तो ओके, तो ये वीडियो था, ये वीडियो शो आप देख रहे थे। फुटबॉल का मैच जो होता है आप देखते हैं कि सारा जो शो है, पूरा शो किसके द्वारा रन होता है? वो एक गेम के द्वारा, एक फुटबॉल के द्वारा रन होता है। सारे ऑडियंस और सारे खिलाड़ी, सबका फोकस कहाँ होता है? वो फुटबॉल कहाँ जा रहा है, वो पूरा केंद्र बना हुआ है, वो किधर जा रहा है, किधर गोल पोस्ट की तरफ जा रहा है या इधर कौन मारा, कहाँ गया, एकदम सेंटर सबका। जो देखने वाले हैं, जो खेलने वाले हैं, जो सारे के सारे लोग, पूरी की पूरी ऑडियंस उस फुटबॉल पे केंद्रित है और ये पूरा का पूरा शो केवल एक बॉल पे केंद्रित है। इसलिए उस बॉल को बहुत केयरफुली डिजाइन किया जाता है, उसको बहुत टेक्नोलॉजिकली उसको डिजाइन करते हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं कि किस प्रकार से दिखना चाहिए, किस प्रकार से उसका क्या कहते हैं टच होना चाहिए, किस प्रकार से उसका जंपिंग होना चाहिए, क्या क्या एक एक पैरामीटर बहुत ही पर्टिकुलरली डिजाइन किया जाता है उसको, क्योंकि पूरा का पूरा शो
उसी फुटबॉल के ऊपर डिपेंड करता है। सोचो और 100 चल रहा हो और उस फुटबॉल ही टूट गया फुटबॉल फट गया मान लो, ऐसा फुटबॉल दिया और 100 चल रहा है, लाखों की तादाद में लोग बैठे हैं और कई सारे खिलाड़ी इकट्ठे हैं और सब किसी एक खिलाड़ी ने एक पंच मारा और फुटबॉल चिथड़े उड़ गए फुटबॉल के, तो वो 100 का क्या होगा? कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, यानी कितना बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा सारा चीजें। तो इसलिए उस फुटबॉल को बड़े ही टेक्नोलॉजिकली बहुत केयरफुली डिजाइन किया जाता है कि उसका लुक कैसा होना चाहिए, उसका टच कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, वो सारा बड़ी बारीकी से डिजाइन किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में पूरा का पूरा जीवन हमारा जो पूरा ये लाइफ जो हमारा चल रहा है वो इस माइंड पे डिपेंड कर रहा है। पूरा का पूरा लाइफ हमारा क्या कर रहा है, इस माइंड के द्वारा रन किया जा रहा है। इस माइंड का ही पूरा प्रभाव है। माइंड में जैसा थॉट आएगा वैसा ही एक्टिविटी होगा। तो इस प्रकार से जो थॉट आएगा वही एक्टिविटी होगी, जो एक्टिविटी होगा उसी वही से कैरेक्टर बनेगा, जो कैरेक्टर होगा वो वही से फिर क्या होगा, हमारा डेस्टिनेशन डिसाइड। तो पूरा का पूरा हमारा लाइफ इस पे डिपेंड करता है। इसलिए इस मन पे बहुत केयरफुली हमें इसको ध्यान देना चाहिए, बहुत केयरफुली इसको ट्रेंड करना चाहिए हमें, क्योंकि इस पे ही पूरा जीवन हमारा डिपेंड कर रहा है, इस माइंड पे ही। तो सबसे ज्यादा फोकस इस माइंड पे देना है, सबसे ज्यादा ट्रेंड इसको माइंड को करना है, ट्यूनिंग इसकी बहुत जरूरी है। तो 5 प्रकार के आहार हम लेते हैं। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जिस प्रकार का आहार लो वैसा ही होएगा ये मन। तो ये मन कैसे होगा? जिस प्रकार का आहार देंगे आप। ये 5 प्रकार के आहार होता है। एक तो क्या सुनते हैं हम, वो मन के लिए आहार होता है। क्या हम देखते हैं, वो भी स्टोर हाउस मन में ही जाता है, आपने देखा है कि वो स्टोर हाउस है। क्या हम पढ़ते हैं, वो भी मन में स्टोर होता है। क्या हम खाते हैं, उसका भी प्रभाव मन पे पड़ता है। कैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे लोगों का संग करते हैं, ये सब के सब क्या करता है, ये मन को प्रभावित करता है। इसलिए इस 5 चीज को ध्यान रखिए कि ये बिल्कुल टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई दूषण नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए इन 5 चीजों में, सुनने में, देखने में, पढ़ने में, खाने में और संग करने में या वार्तालाप करने में। ये कंटामिनेटेड नहीं होने चाहिए। अगर इसमें कंटामिनेशन है तो आपका मन कंटामिनेटेड होगा और आपका पूरा जीवन कंटामिनेटेड होगा। नो चांस, फिर तो आप बर्बाद गए। सो डेस्टिनी इस प्रकार से डिसाइड होती है। तो इस 5 चीजों को कंट्रोल करना है हमें। तो अब कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड माइंड ही सारे प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन है। तो अभी हम एक मोस्ट पावरफुल टेक्निक के बारे में चर्चा करेंगे 5 मिनट में कि कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वहीं पे विराम देंगे। तो पहला टेक्निक, ये बहुत ध्यान से समझना है, सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे सेशन का, यही एसेंस है एक तरह से मान लो। तो आप इसको नोट डाउन करिए, जो लोग चले गए वो मिस कर गए, लेकिन आप हैं तो आप इसको नोट डाउन करिए, समझिए इस चीज को। तो देखो सबसे पहला टेक्निक क्या है, स्टेप 1, डोंट अलाउ द सेंसेस टू वॉन्डर एंड स्ट्रे पॉइंटलेसली। अपने इंद्रियों को, आंख, कान, मुंह, हाथ, पांव, इन सबको बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के फ्रीली मत इधर उधर घूमने दीजिए। जैसे बताया ना कि इंद्रियों को ऐसे फ्रीली नहीं घूमने देना है। फिर आप बोलेंगे कि ठीक है नहीं घूमने देना, लेकिन चली जाती हैं ऐसी गलत चीजों पे, तो इंद्रियां, आंखें गलत जगह पे चली गई तो क्या करना है, विथड्रॉ देम फ्रॉम रॉन्ग एंगेजमेंट। अगर गलती से ये रॉन्ग एंगेजमेंट में चली भी गए, कान से, आंख से, नाक से, मुंह से कुछ गलत जगह एंगेजमेंट हो भी गया तो तुरंत उसको खींच के ले आओ, रॉन्ग एंगेजमेंट से हटाओ, पहला स्टेप। अब प्रश्न आता है कि ये तो हटते, इतना आसानी तो है नहीं, कहाँ हटा के लाएं तो ठीक है, लगाएं कहाँ उनको? अरे खुले थोड़े घूमेंगे, वो कहीं ना कहीं तो चाहिए उनको। तो उसके लिए दूसरा स्टेप है कि इंगेज द सेंसेस एंड माइंड इन द टॉपिक्स ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है।
दिव्य विषयों में लगाइए, ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर्स में अपने माइंड इसको जो है सेंसेस को लगाइए, गलत जगह से हटाइए और एक आपको एंगेजमेंट मिल गया, ये सही एंगेजमेंट चुनिए, भगवान के सब्जेक्ट मैटर में लगाइए, भगवान के विषयों में लगाइए। अब प्रश्न उठता है भगवान के विषय में कैसे लगाएं? हाँ? आपने तो बोल दिया कि खींचो और लगाओ, ये प्रैक्टिकली तो लगता नहीं है, कभी आदत नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कैसे लगाएं? तो तीसरा स्टेप उसके लिए है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ रीडिंग थॉट प्रोवोकिंग बुक्स। कैसे लगाना है? थॉट प्रोवोकिंग बुक्स लाइक भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़िए और जीवन के वैल्यूज को समझिए, इस जीवन का मीनिंग को समझिए, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ समझिए, अपने थॉट्स को प्रोवोक कीजिए, तब आपको समझ आएगा, तो आप आसानी से लगा पाएंगे। हाँ, आप में से कई सारे लोगों ने भगवत गीता ऑर्डर किया है, आपका कुरियर हो चुका है और वो पहुंचेगा 2-4 दिन में, 4-5 दिन में, जो लोगों ने ऑर्डर किया है। तो तो ये जो है श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका एंगेजमेंट अपने आप हो जाएगा, आपको जीवन का महत्व समझ में आने लगेगा, लाइफ का पर्पस समझ में आने लगेगा, मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगेगा। अब प्रश्न उठता है मेरे को तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता, मैं तो कॉलेज की बुक्स तो पढ़ता नहीं हूँ, और कॉलेज की बुक बड़े मजबूरी में डांट पीट के जब, हाँ, बड़े मुश्किल से पढ़ता हूँ क्योंकि घर वाले मारते पीटते हैं, डांटते हैं, और उधर जो है कॉलेज के टीचर्स भी मार्क्स लाने का दिक्कत रहता है इसलिए पढ़ते हैं। अब इसमें तो कोई ऐसा है नहीं, अब वैसे जो जो इतना इम्पोर्टेंट है, जिसपे इतना पूरा सोसाइटी प्रेशर देता है, उसको तो पढ़ते नहीं, इसको कौन पढ़ने जाएगा? मेरा पढ़ने का कोई हैबिट नहीं है, मैं तो जैसे ही किताब खोलता हूँ और काला अक्षर भैंस बराबर, और मैं सो जाता हूँ, बहुत अच्छी नींद आती है किताब खोलते हुए। हाँ, ऐसा सब काफी का एक्सपीरियंस होता है। वैसे नींद नहीं आ रही होगी, किताब खोलो तो तुरंत नींद आ जाती है। तो कैसे पढ़ें? मेरे को समझ भी नहीं आता ये भगवत गीता का ये भक्तिमय लैंग्वेज, भक्ति वाले ये वर्ड्स कभी सुने नहीं हमने, तो ये सब लैंग्वेज भी समझ नहीं आती, क्या करें क्या करें? आपके लिए उसके लिए चौथा स्टेप दिया गया, आप चौथा स्टेप देखिए, मेक द बेस्ट यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड एसोसिएशन। अच्छा संग ढूंढिए। हाँ, आपका मन नहीं लगता तो संग में शक्ति है, कलयुग में संग में शक्ति है। तो संग में रहना पड़ेगा। संग कैसे संग कर सकते हैं? बेस्ट यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि अभी आप लोग अपॉर्चुनिटीज को बेस्ट यूज कर रहे हैं, आपको मौका मिला आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल सेशन करने के लिए, आप आ गए, यहाँ पे आप कुछ समझ रहे हैं। ऐसे कई सारे क्लासेस ऑर्गेनाइज हो रही हैं, उसको आप अटेंड करिए। और अगर आपके आसपास कोई भक्त टाइप के है, ऐसे आपके सेम मूड वाले लोग हैं जो कि टॉपिक्स ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इंटरेस्ट लेते हैं, इस भागवत चेतना में कोई इंटरेस्ट लेते हैं, उनका संग करिए। कोई डिवोटीज मिल जाते हैं, कोई सेंटर मिल जाता है, कोई टेम्पल मिल जाता है इस्कॉन के, तो उनका संग करिए, उनके साथ में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 स्टेप्स हैं जो कि हमें क्या करेंगे, सिखाएंगे। हाँ, चौथा में स्किप हो गया, सीधे 5वें पे आ गए। चौथा स्टेप आपका स्किप हो गया था। एसोसिएट विद द डिवोटीज हु कॉन्स्टेंटली सर्व एंड रिमेंबर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, एसेंशियली पीपल हु आर सेल्फ कंट्रोल। तो हमने यहाँ पे जो थर्ड था, क्या था, भगवत गीता भागवतम को कैसे समझना है, और मन नहीं लगता तो क्या करें? तो आप भक्तों का संग करिए और उनके साथ सेवा में लगिए, भगवान को याद आएंगे। तब आपको प्रश्न आएगा दूसरा, यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि मेरे पास इतना समय नहीं होता। आप बोल रहे हो भक्तों का संग करो, हाँ, और साथ जो कि भगवान की सेवा में लगे हैं, और खासकर जो सेल्फ कंट्रोल हैं, तो हमें तो ऐसे कोई मिलते नहीं भक्त, और अगर दूर जरा जाएं कहीं पे, मंदिर मंदिर खोजें भी, तो इतना समय नहीं होता कि मैं जाके कुछ सेवा करूं या भगवान के साथ कुछ, हाँ, भगवान के भक्तों का कुछ संग करूं। या तो मेरे पास समय नहीं होता या उनके पास समय नहीं होता, फिर क्या करूं? तो उसके बाद आपका 5वां स्टेप ये है कि जब भी आपको समय मिले,
जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे ये सेशंस रखे गए हैं, तभी आप जो है उसका यूटिलाइज करिए और आप क्या करिए, संग करिए लोगों का। तो ये 5 बातें याद रखिएगा, ये बेस्ट है। और इन सब में सबसे पावरफुल टेक्निक है, आगे जो बताया जाएगा आपको, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन अगर आप इतना करेंगे तो इस प्रकार से आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा, और माइंड कंट्रोल हो जाएगा तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। क्यों कंट्रोल करना है भाई, आपने सब कुछ बताया, मिलेगा क्या कंट्रोल करके? ये मिलेगा, यहाँ पे देखिए आप, क्लियर इंटेलिजेंस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका अगर इंटेलिजेंस क्लियर है तो क्या होगा, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप जब आप क्लियर हो गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसीजन बिल्कुल प्रॉपर होगा, तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नहीं तो आप वेस्ट करोगे टाइम, अरे यार ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, कंफ्यूजन में है, वो सही है वो सही है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा डिसीजन ही लेने में, तो करोगे क्या आगे, एफिशिएंसी डाउन रहती है, उससे उत्साह भी नहीं रहता। लेकिन इंटेलिजेंस क्लियर है, आपको बिल्कुल डिसीजन क्लियर है, रास्ता दिखाई पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल तेजी से दौड़ सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं, एंथुजियास्टिक रह सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, तो आपका कम समय में ज्यादा काम होगा। और बेटर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, तो उससे भी इंक्रीज होगी आपकी एफिशिएंसी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। हाँ, आपके मन में शांति आ जाएगी, आपका मन ठंडा हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। ये है बेनिफिट आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल का। तो ये कुछ प्रोसेस थे, ये कुछ मैकेनिज्म थे, आपको करना क्या है, वो 5 प्रोसेस पे फोकस करना है और ये रिजल्ट निकल के आएगा आपको। तो पहले आपको इसलिए लंबी कहानी दिखाई क्योंकि आपको कम से कम आवश्यकता महसूस हो, हाँ, क्योंकि माइंड कंट्रोल करना भी है, माइंड कंट्रोल ना करने के कारण समस्या क्या है। फिर हमने चर्चा किया कि इस माइंड का मैकेनिज्म है क्या, पहले आध्यात्मिक धरातल पे थोड़ा आए, फिर उसके बाद 5 मैकेनिज्म बताया गया कि किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप इसको यूटिलाइज किया जाए। और आज समय हो गया है तो हम आपको यहीं पे विराम देंगे, बाकी फिर आगे मंत्रा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और सेशन में। जैसे कि आप थोड़ा और पुराने हो जाएंगे, ये डिवाइस जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो कभी अलग से आपके लिए मंत्र मेडिटेशन का सेशन लेंगे, जहाँ पे इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। मंत्रा यानी कि मन को डिलीवर करने वाला, मन और त्र, मन प्लस त्र, ये मन माइंड, अगर मंत्रा देखेंगे तो आपका मन प्लस त्र, और इसका मीनिंग होता है माइंड, और इसका मीनिंग होता है, त्र का मीनिंग होता है डिलीवर। तो ये मंत्रा मेडिटेशन का क्लास हम अलग से रखेंगे, इसलिए इस सेशन में आपको डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। 1-2 क्वेश्चंस आपके ले सकते हैं, वैसे समय काफी हो चुका है। सो सिद्धांत प्रो, यू कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस। हम नहीं चाहते कि आप लोग बहुत रात तक यहाँ पे बैठे रहें और घर वाले आपके सारे सेशन अटेंड कराना बंद कर दें। तो एक दिन में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम रेगुलर लेते रहें। घर का भी ध्यान रखें, समय का भी ध्यान रखें, जिससे रेगुलर क्लासेस चलती रहें। तो शशांक प्रभु ने हाथ उठाया है, शशांक प्रभु का प्रश्न ले लेते हैं। सिद्धांत प्रभु, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले तो आपकी ट्रांसेंडेंटल बॉडी है कहाँ, मैं सब ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। हरे कृष्ण ओके, हाँ वीडियो ऑन है आपका। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि मेरे कई दोस्त रहते हैं, अब उनके साथ डील कैसे किया जाए, मतलब कि हम लोग कभी जैसे महामंत्र करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, तो वो बोलते कि अबे तू ये क्या कर रहा है, सब फालतू है ये वो, ऐसा वैसा करके उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तो उनके साथ फिर कैसे डील करें? ओके, तो 2 तरह के लोग हमेशा होते हैं संसार में, एक डिमोनियक, एक डिवाइन। और डिमोनियक हमेशा कोसते रहते हैं डिवाइन को, और डिवाइन हमेशा प्रयास करते रहते हैं डिमोनियक लोगों को डिवाइन बनाने का। तो आपका इस प्रकार का जो समस्या, जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में पांव रखेगा, हर व्यक्ति को इस तरह का समस्या फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को हमें ज्यादा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा इस चीजें में डिस्कस करने की भी आवश्यकता नहीं है, जो कि आपको सपोर्ट नहीं करते, जो आपकी टांग खिंचाई करते हैं।
उनके बीच में आप ऐसे ही रहो कि ठीक है मैं नहीं करता, बस सही सलाह दे रहे हो आप, ठीक है आप ध्यान दो, बड़े अच्छे दोस्त हो आप, बड़ा अच्छी सलाह दे रहे हो, लेकिन मुझे भी पता है मेरे पास भी ब्रेन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विचार करेंगे आपकी बातों पे हम भी, काफी आप शुभचिंतक लग रहे हो मेरे, विचार करेंगे आपकी बातों पे, हाँ लेकिन आप भी थोड़ा विचार करना मेरी बातों पे, थोड़ी भगवत गीता देखना उठा के, थोड़ा विचार, हाँ विचार इस दूषित मन से नहीं बल्कि कुछ शुद्ध वस्तु के साथ विचार करके आप देखिएगा, और नो डाउट मैं भी आपकी बातों का विचार करूंगा। तो इस प्रकार से टाल देना चाहिए, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए और अपने आप को डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम में लगे रहना है और उनको डिस्करेज नहीं करना है, उनके साथ आर्गुमेंट ज्यादा नहीं करना है। लेकिन जब देखेंगे आप बड़े अच्छे से आप फॉलो कर रहे हो और आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, आपके चेहरे पे चमक बढ़ रही है, आपके हृदय के अंदर प्रसन्नता खिल रहा है और आपके जो है मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, आपका जो है ये जो बेनिफिट्स हैं जब आपके दिखाई पड़ने लगेंगे तो वो भी इंस्पायर होगा, यार तू क्या करता है, तेरी मेमोरी इतनी शार्प कैसे हो गई, तेरे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए, तू तो इतना पढ़ाई भी नहीं करता दिखता। तब आप उसको फिर प्रचार कर सकते हो, जब इस प्रकार से इंक्विजिटिवनेस आ जाता है उनके अंदर, आपके प्रति थोड़ा उनका भावना रिस्पेक्टफुल हो जाता है, देन यू कैन स्पीक, अदरवाइज ऐसे ही आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो जो ईर्ष्यालु लोग हैं जो उनको अवॉइड करना चाहिए हमें, जो टांग खींचने वाले लोग हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जो वाकई में इनक्विजिटिव हो, उसको बेचारे को पता नहीं है कि ये क्या चीज है, फिर आकर के आपको पूछता है यार मेरे को भी बता, मेरे को पता नहीं, तू तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसको बढ़िया से समझाओ आप, प्रचार उसके लिए है। इसलिए हम लिंक भेजते हैं, बुलाते हैं, जो क्लास में आते हैं उन्हीं को बोलते हैं, किसी के घर में जाकर जबरदस्ती नहीं बोलते, नहीं तो मार के भगा देंगे वो, समझ रहे ना। तो आप लोग आए हो सुनने के लिए, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं हम, जो नहीं आएंगे तो जबरदस्ती थोड़े उनके यहाँ जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं सुनो सुनो, तो इस प्रकार से करना है। ओके, वन मोर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन, एक हाथ उठा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, प्रभु जी माय क्वेश्चन इज कि मतलब कुछ लोग भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो कुछ लोग इस बात को मतलब वो मानते नहीं है और वो कहते हैं कि शिव जी भोलेनाथ ही परम भगवान है और वो ही भगवान है केवल, और जो त्रिदेव हैं, त्रिदेव ही सबसे बड़े भगवान है और महादेव देवों के देव हैं, और जो कि विष्णु है वो सिर्फ अवतार लेने के लिए है भगवान, और कृष्ण उनके बस अवतार है, अंश है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि विष्णु श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो हम उनको ये कैसे बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है? अच्छा समझ गया आपका प्रश्न। तो उनको पूछो कि ठीक है मैं मानता हूँ, चलो शिव जी ही आपके परम आराध्य हैं, तो आप क्या शिव जी को मानते हैं? शिव जी के लिए आप क्या करते हैं? शिव जी के इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करना चाहेंगे? प्रश्न ये है कि आपके आराध्य शिव जी हैं और आप मानते हो शिव जी सबसे परम भगवान है, तो क्या शिव जी के इंस्ट्रक्शन को आप सुनने के लिए तैयार हो? क्या शिव जी की बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? ये पूछना है उनको, और बोलते हैं हाँ, तो उनको सुना देना है, शिव जी ने कहा है कि वैष्णवान जो भक्त भगवान के भक्त हैं, जो सबसे आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुम परम, वो बोलते हैं पार्वती जी को भगवान शिव कि समस्त उपासनाओं में सबसे बड़ी उपासना भगवान विष्णु की उपासना कही गई है, और उन विष्णु से भी बढ़ के उपासना क्या है, उन विष्णु के तदीय वस्तु जो है, तदीया नाम अर्चनम,
जो तदीय वस्तु है, यानी कि भगवान की सेवा में उपयुक्त की हुई वस्तुएं, वो भी पूज्य हैं, वो और पूज्य हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु की सेवा में लगे हुए भक्त भी पूज्य हैं वो। तो इस प्रकार से अगर विष्णु शिव जी के इंस्ट्रक्शंस को मानते हैं तो वो निश्चित रूप से विष्णु आराधना करेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे। अगर शिव जी आराध्य हैं तो भी कृष्ण भक्ति करना ही पड़ेगा, और कृष्ण आराध्य हैं तो शिव जी को मानते ही हैं भक्त लोग। तो अगर वो विष्णु को नहीं मानते हैं, भगवान सिर्फ शिव जी को मानते हैं, तो इसका मतलब उनका मनोकल्पना है वो किसी को नहीं मानना चाहते हैं। न तो कोई शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, न उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, वो केवल और केवल मेंटल स्पेकुलेशन में रहना चाहते हैं। क्योंकि शास्त्र जब पढ़ेंगे, शिव जी को अगर मानते हुए शास्त्र पढ़ेंगे, तो शिव जी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी, यानी विष्णु भक्ति करनी पड़ेगी। और विष्णु भक्ति करेंगे तो सारे नॉलेज अपने आप समझ में आ जाएंगे, सबकी स्थिति भी समझ में आ जाएगी। तो ऐसे लोगों को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता 10.8 में कुछ प्रमाण दिए हुए हैं कि क्यों भगवान को, विष्णु को ही सर्वोच्च माना जाता है, और विष्णु शिव जी की उत्पत्ति कैसी हुई इसका भी पुराणों में वर्णन हुआ है। तो नो डाउट शिव जी बहुत श्रेष्ठ हैं और उनका पूरा सम्मान होना चाहिए, पूजा होना चाहिए, बट उनके इंस्ट्रक्शन भी फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। कोई शिव जी को भक्ति करता है, कोई गणेश जी को करता है, कोई दुर्गा जी को करता है, कोई किसी को भी करता है, कितने भी देवी देवताओं को करता है, नो डाउट उसको करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में जैसे एक थाली में ना बहुत सारे व्यंजन होते हैं, और उस व्यंजन में थोड़ा सा अगर स्वीट मिला दो, थोड़ा सा स्वीट आइटम भी आ जाए, हाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, इस तरह का कुछ स्वीट आ जाए, तो वो पूरा थाली कंप्लीट तभी सेटिस्फैक्शन देने लगती है, तो और ज्यादा उसका बढ़ जाता है, शोभा बढ़ जाती है उस थाली की। तो उसी प्रकार से अगर आप कई देवी देवताओं के चक्कर में फंसे भी हैं तो कोई बात नहीं, उनको करते रहिए। साथ में ये हरे कृष्ण मंत्र ऐड कर लीजिए अपने जीवन में, और आप देखेंगे कि आपको सब कुछ सही सही पता चलने लगेगा, अपने आप आपको इंटेलिजेंस मिलता जाएगा। यू ट्राई टू चैंट हरे कृष्ण मंत्र, प्यूरिफाई योर इंटेलिजेंस। जैसे दर्पण है ना, दर्पण में अगर मिट्टी धूल लगी है तो अलग अलग इमेजेस अलग अलग तरीके से दिखते हैं, लेकिन उसको किसी तरह से सफाई कर दिया जाए तो क्लियर दिखने लगता है कौन क्या चीज है। ठीक है, बस यहीं पे विराम देंगे हम लोग जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, आपको टाइम निकाला प्रभु जी, इतना अच्छा सेशन था। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैंने भी बहुत सीखा है, मुझे पता है सबने बहुत सीखा, और हम कोशिश करेंगे अप्लाई करने के लिए। तो आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है कि कल हमारा सेशन है संडे को शाम को, गेटिंग आईज टू सी गॉड, तो आप वो भी जरूर ज्वाइन करें। और कल हमारे सेशन के साथ क्विज भी होगा, तो वो भी आप जरूर ज्वाइन करें। और उसके बाद सेकंड सेशन के बाद फिर नेक्स्ट वीक हमारे सेशंस होंगे। जूम लिंक आपको कल व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। जी, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपका मन कंट्रोल हो गया, तो आप भगवान को देखने के लिए योग्यता प्राप्त कर लिए हैं। तो अब आपको इच्छा होनी चाहिए कि भगवान को देखा कैसे जाए यार, तो कल बताया जाएगा कि कैसे देखा जाए। ये इन आंखों से तो अर्जुन ने भी नहीं देख पाए थे, हाँ, तो अर्जुन नहीं देख पाए, उनको भी दिव्य दृष्टि चाहिए हुई थी। तो अभी ऐसी कलयुग में ऐसी कौन सी दृष्टि चाहिए जिससे भगवान समझा जाए या भगवान को देखा जाए, वो कल आपको पता चलेगा, तो डोंट मिस इट। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।